Once again, I welcome all the participants of day 4 of this workshop. I would like to invite Mr. Suresh Modi sir to kindly continue the session. Thank you, ma'am, and welcome to all the participants once again. So, I hope you are learning through this session and you're getting a lot of hands-ons as well. तो आई होप कि आप लोग इसमें काफी लर्निंग्स और काफी आपको मजा भी आ रहा होगा सेशन अटेंड करते हुए। तो कल हमने सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स देखा था। तो कल के एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट मेरे से मिस हो गया था, तो उसको आज हम कंप्लीट करके आज हम सेकेंड लेयर की स्टार्टिंग करेंगे जिसमें हम ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो अगर अभी किसी को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में एक बार मुझे पूछ सकता है या अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकता है। I'll just wait for 1 or 2 minutes and then we can start our session. So किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। Okay, so no doubts. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Let me share. Let's directly go to Tinkercad. Okay. तो आई होप सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो कल हमारा जो एक एक्सपेरिमेंट मिस हो गया था वो था टेम्परेचर सेंसर का। तो ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। ये टेम्परेचर सेंसर जो है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वोल्टेज वैल्यू देता है। तो हम इसको देखेंगे। तो सभी लोग अपने टिंकरकैड को स्टार्ट कर लें। आपको 3 कंपोनेंट लेने हैं। एक आपको पावर सप्लाई लेना है, एक टेम्परेचर सेंसर लेना है और एक मल्टीमीटर लेना है। तो ये सारे कंपोनेंट लेने के लिए आपको कंपोनेंट्स में जाना होगा, ऑल में जाना होगा, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे, आपको या टीएमपी टेम्परेचर सेंसर मिलेगा, टीएमपी 36। उसके बाद आपको लेनी है पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई और मल्टीमीटर। पावर सप्लाई इसलिए नहीं क्योंकि टीएमपी 36 जो है वो 5 वोल्ट पे काम करता है और पावर सप्लाई से हमें एग्जैक्ट 5 वोल्ट मिलेगा, राइट। तो तीनों कंपोनेंट आपको लेने हैं। फिर जो पॉजिटिव है आपकी पावर सप्लाई का वो आपको टेम्परेचर सेंसर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। जो नेगेटिव है पावर सप्लाई का वो टेम्परेचर सेंसर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। और जो आपका वी आउट वाला टर्मिनल है वो हमें मल्टीमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। मल्टीमीटर का जो नेगेटिव है वो हमें नेगेटिव से ही कनेक्ट करना है। जो वायर डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है हमने उसको रेड कलर दे दिया है, जो डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको हमने ब्लैक दे दिया है, और जो बीच वाली वायर है वी आउट उसको हमने ग्रीन ही रखा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कनेक्शंस। हमने एक पावर सप्लाई ली, एक टेम्परेचर सेंसर लिया और एक हमने जो है एक मल्टीमीटर लिया। पावर सप्लाई का पॉजिटिव हमने टेम्परेचर सेंसर के पावर पिन से कनेक्ट किया है, जो नेगेटिव है वो टेम्परेचर सेंसर के ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और जो वी आउट है वो हमने अपना जो अपने मल्टीमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। जो नेगेटिव है वो हमने जो मल्टीमीटर का नेगेटिव है वो हमने ओवरऑल अपने पावर सप्लाई के नेगेटिव से ही कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये कनेक्शन होने के बाद अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। ओके, तो ऐसे अपना सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेज मिल रहा है और हम टेम्परेचर सेंसर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम पहले इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से मूव करना है क्योंकि सेंसिटिव होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब ये टेम्परेचर सेंसर ऐसे काम करता है कि जब 0 डिग्री टेम्परेचर है तो ये आपको 500 मिली वोल्ट मतलब 0.5 वोल्ट वोल्टेज देगा। फिर आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे आपने 3 डिग्री वोल्टेज बढ़ाया तो लगभग 30 मिली वोल्ट टेम्परेचर आपका हो रहा है। 39 है तो थोड़ा एक्यूरेसी में डिफरेंस होता है, तो लगभग 30 वोल्ट आपका बढ़ेगा। अगर आप इसको से 40
पे लेके जाते हैं, राइट। तो आपका जो है 400 मिली वोल्ट जो है वो टेम्परेचर बढ़ा। तो इस तरीके से जो है आप हर वोल्ट पे 10 मिली वोल्ट का जो है वो आपको डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। हर एक वोल्टेज पे आपको 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से कोशिश करते हैं, अगर 1 सेट हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसको सेट करना। ओके, एनीवे, तो आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर है तो लगभग 30 मिली वोल्ट बढ़ गया है। 500 प्लस 30 मिली वोल्ट है ना। वो जो 9 मिली वोल्ट आ रहा है वो थोड़ा सा नॉइस की वजह से होता ही है, थोड़ा बहुत आता ही है आपके इसमें। फिर हम इसको एक बार 10 पे सेट करके देखते हैं। फिर हम 10 पे सेट किया तो आपने देखा कि हमें जो है लगभग 100 मिली वोल्ट का चेंज मिला। पहले 0 पे 500 मिली वोल्ट मिल रहा था हमको, और 10 डिग्री पे हमको लगभग 600 मिली वोल्ट मिल रहा है। मतलब हर डिग्री चेंज होता है तो हमें लगभग 10 मिली वोल्ट का चेंज मिलता है। अब अगर हम इसको 20 पे सेट करें, तो हमने 21 पे कर दिया है तो लगभग जो है आपको 200 मिली वोल्ट का चेंज मिला। 500 प्लस 200 मिली वोल्ट। ऐसे ही अगर आप इसको 40 पर लेके जाएंगे, ठीक है, तो जो है 40 डिग्री पर आपको लगभग 400 मिली वोल्ट का चेंज मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो मिली वोल्ट वोल्टेज है ये हम मेजर करते हैं आर्डिनो जैसे प्लेटफॉर्म से, और उस इस वोल्टेज को मेजर करके हमको प्रेजेंट टेम्परेचर क्या है वो पता चल जाता है। तो ये एक सेंसर हमारा मिस हो गया था, तो सभी को अगेन मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, आप इसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका हो जाए प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स टेम्परेचर डन। अमित का हो गया है। ओके ग्रेट, अमित का हो गया, अहमद का हो गया, मनीष का हो गया, पंकज का भी हो गया है, अनिकेत का भी हो गया है, सौरभ चौरसिया, वेरी गुड। एक दो तीन चार पाँच छह लोगों का हो चुका है अभी तक। बाकी लोग भी फटाफट कीजिए। सुमेर सिंह, आई थिंक आप आज पहली बार अटेंड कर रहे हो लेक्चर, क्योंकि मैंने आपके मैसेज इससे पहले देखा नहीं है। तो मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपके पास माउस है और ओटीजी केबल है तो आप मोबाइल फोन में क्रोम में जाके डेस्कटॉप वर्जन में भी टिंकर कैट को कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप माउस और ओटीजी केबल अरेंज कर सकते हैं। सुमेर सिंह प्लीज जब आप टाइप करें तो मैसेज प्रॉपरली टाइप करें ताकि मुझे समझ में आए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके पंकज, गुड, आप अटेंड कर रहे हैं सेकेंड टाइम, थैंक यू सो मच। लगभग 10 पार्टिसिपेंट्स का हो चुका है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 11।
12 राजकुमारी, आई थिंक आज भी आपने पहली बार मैसेज किया है, इससे पहले आप सेशन अटेंड नहीं कर रहे थे। गुड, वेरी गुड, आपने कर लिया। नाम टाइप करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी शो होता है। मौसम बिसेन 12। मौसम शायद आप कल नहीं थे, परसों मुझे ध्यान है आप थे, बट कल आप नहीं अटेंड कर रहे थे मेरे ख्याल से। आयुष, आई थिंक मैं काउंट भूल गया, 14 है शायद आप, 14। 28 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी हमारे साथ, सिर्फ 14 लोगों ने किया है। अभिषेक 15 स्टूडेंट्स। ओके मौसम, तो आप मौसम आज आप क्या मोबाइल पर ही कर रहे हैं? ओके ग्रेट, तो मोबाइल पे आप अच्छे से कर पा रहे हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखिए बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स, मौसम ने माउस कल वो अटेंड नहीं कर पाया था, तो आज उसने माउस अरेंज कर लिया है और वो मोबाइल फोन पे भी अच्छे से कर पा रहा है, राइट? तो एज अ स्टूडेंट आप लोग के पास एटलीस्ट एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होना तो चाहिए ही है, क्योंकि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नेट से सीखनी होती है, ठीक है? बट फिर भी अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आप एटलीस्ट माउस वगैरह को अरेंज कर ही सकते हैं। तो मौसम अगर कर पा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। राजकुमारी, आप बाकी डेज क्यों नहीं अटेंड किया, आप आज ही से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? सर रोज अटेंड करते हैं, बट माउस नहीं था, अभी लिया। हाँ, तो 3 दिन से आप अटेंड कर रहे हैं, मैं 3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि माउस अरेंज कीजिए, आप आज अरेंज कर रहे हो, पहले भी कर सकते थे ना। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई थिंक काफी लोगों ने कर लिया है, अपन आगे बढ़ते हैं। हमारी 7 डेज की IoT की वर्कशॉप चल रही है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा है कि सही कभी काफी सारे पर्सन वर्कशॉप अटेंड कर लेते हैं, लेकिन वर्कशॉप एंड होने के बाद उनको ये डेफिनेशन नहीं पता होती कि हमने क्या पढ़ा, मतलब किस टॉपिक पे पढ़ा है। इसमें बार बार हर दिन एटलीस्ट एक स्लाइड जरूर IoT के बारे में बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट हो जाए कि IoT क्या है। सो IoT डिवाइस जब भी आप देखेंगे अपने आसपास, तो ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जिसके अंदर कोई भी ऑटोमेशन, कोई भी ऑटोमेटेड डिवाइस IoT डिवाइस नहीं होता, ठीक है? IoT डिवाइस जो है ऑटोमेशन का एक्सटेंशन कह सकते हैं। तो जिस भी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वही IoT डिवाइस होता है। तो आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप ये IoT डिवाइस है, लेकिन आपके रिमोट से चलने वाला टीवी IoT डिवाइस नहीं है, रिमोट से चलने वाला AC IoT डिवाइस नहीं है। लेकिन वाईफाई से, अगर आजकल कुछ एसी आ गए हैं जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं और आप कहीं से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो वैसे एसी को अपन IoT डिवाइस कह सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो IoT डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। लेकिन अगर डिटेल से बात करें अपन, ठीक है, तो डिटेल से तो एक IoT में ये सारी चीजें होनी चाहिए। पूरा IoT जो पूरा प्रोजेक्ट जो होगा, जो IoT प्रोडक्ट होगा, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। उसके अंदर कम से कम सेंसर्स या एक्चुएटर होने चाहिए। सेंसर जैसे कि हमने देखा, बहुत सारे सेंसर्स हमने देखे, उनमें से कोई सेंसर होने चाहिए। एक्चुएटर हमने देखा, अलग अलग मोटर्स देखी, LEDs देखी, वो उसके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेसिंग हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक है? प्रोसेसिंग हार्डवेयर का मतलब होता है आपका कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर उसके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि पहली दो चीजें कई सारे डिवाइसेस में होती है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। फाइनली सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी से काम नहीं होता है, आपका एटलीस्ट कोई वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे जाके आप काम कर सकें, देख सकें।
तो ओला जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आईओटी डिवाइस का, जिसमें आपका मोबाइल फोन एक आईओटी हार्डवेयर की तरह काम करता है। आपके पास आईओटी हार्डवेयर है, जो ड्राइवर है उसके पास आईओटी हार्डवेयर है, जबकि जो व्हीकल है, जो गाड़ी जिसमें आप बैठ के जा रहे हैं, वो आईओटी व्हीकल नहीं है, क्योंकि व्हीकल में कोई आईओटी डिवाइस नहीं लगा है, क्योंकि मोबाइल फोन में लगा हुआ है, राइट। और जो ऐप है ओला ऐप या ओला वेबसाइट की मदद से आप इस सर्विस को यूज कर पा रहे हैं, तो ऐप भी इस आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे आईओटी डिवाइस के? स्मार्ट होम, ठीक है, जिसमें स्विचेस सेंसर्स होने चाहिए, कुछ माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए, वाईफाई बेस्ड कनेक्टिविटी होना चाहिए और मोबाइल ऐप यूजर होना चाहिए। सिर्फ अगर कोई एक स्मार्ट होम है जिसमें आप सिंपल रिमोट से डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो स्मार्ट आईओटी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट मीटर्स एज सेंसर्स, सम प्रोसेसर और कंट्रोलर्स टू कैलकुलेट वॉटेज, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर्स जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके घर में जो रीडिंग लेने आने वाले जो लोग आपके बिल जनरेट करते हैं वो नहीं आएंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद सब ऑटोमेटिकली बिलिंग जनरेट होगी, और अगर आपने बिल नहीं भरा तो वो वहीं से बैठे बैठे आपकी बिजली कट कर सकते हैं। आपको भी अगर वो वेबसाइट इंटरफेस दे रहे हैं तो आपको भी डे टू डे आपके कितनी पावर कंजम्पशन हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। और एग्जांपल अगर तुमने स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, ठीक है, तो अभी आपकी स्मार्ट सिटी में स्मार्ट स्ट्रीट बन रहा है, जिसमें स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं, जिसको आईओटी की मदद से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे जो है आईओटी डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई आईओटी क्या है अगर पूछे तो बहुत सिंपल टर्म में आपको कहना है ये एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन उसमें ये चारों चीजें होनी चाहिए, तभी वो ओवरऑल एक आईओटी डिवाइस कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो तो बार बार हम एक ही आर्किटेक्चर को देख रहे हैं, तो उस आर्किटेक्चर को हम एक बार फिर से देखेंगे। तो हमने लेयर 1 सेंसर और एक्चुएटर लेयर को इम्प्लीमेंट किया था प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लेयर 2 और प्रोसेसिंग हार्डवेयर लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेयर 3 और लेयर 4 को हम लास्ट डे देखेंगे। आज हम लेयर 2 के बारे में बात करते हैं। तो लेयर 1 हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जिसमें सेंसर्स जो फिजिकल क्वांटिटी को रीड करते हैं, एक्चुएटर्स जो कोई एक्शन के लेते हैं, कोई काम करते हैं। तो लेयर 1 से हमें क्या सीखने को मिला, जो एक्सपेरिमेंट्स किए उससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो सेंसर्स होते हैं वो ब्रॉडली दो तरीके के हो सकते हैं। डिजिटल सेंसर हो सकते हैं और एनालॉग सेंसर हो सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन उसको हम यूज कैसे करें, तो इस पे बेसिस पे नहीं है कि किस टाइप के सेंसर्स हैं, जैसे कि हीट सेंसर है कि टेम्परेचर सेंसर है कि प्रेशर सेंसर है। हम उन सब चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो भी सेंसर हमें मार्केट में अवेलेबल मिलेगा उसको अगर अपने हार्डवेयर से कनेक्ट करना है तो हमें किस तरीके से कनेक्ट करना होगा। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज है, डिजिटल सेंसर और एनालॉग सेंसर। डिजिटल सेंसर सिर्फ ऑन ऑफ देते हैं, जैसे कि आपका स्विच या टिल्ट सेंसर। एनालॉग सेंसर जो है वो अलग अलग वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पोटेंशियोमीटर में देखा था, फोटो रजिस्टर में देखा था, अभी टेम्परेचर सेंसर में भी हमने देखा कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है। तो हम प्रोग्रामिंग से उस अलग अलग वोल्टेज को मेजर करके अलग अलग टेम्परेचर हमें पता चल जाता है। एक्चुएटर भी हमने देखे थे कि दो तरीके के हैं, डिजिटल हो सकते हैं या एनालॉग हो सकते हैं। एलईडी, बल्ब, मोटर ये एग्जांपल हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके से काम करते हैं। अगर हम सिर्फ किसी भी एक्चुएटर को सिर्फ ऑन ऑफ करते हैं, मान लीजिए आपका कोई पंखा है उसको या लाइट है उसको सिंपली आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो डिजिटल एक्चुएटर की तरह काम कर रहा है। अगर हमें उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, फैन की हमें स्पीड भी कंट्रोल करनी है, उसको कम स्पीड पे ज्यादा स्पीड पे लेके जाना है, और एलईडी की इंटेंसिटी भी कंट्रोल करनी है कि एलईडी ब्राइट है कि डार्क है, ठीक है, तो हम इस टाइप के एप्लीकेशन को हम कहते हैं एनालॉग एक्चुएटर। तो ये हमने देखा था। तो अगर हम देखें अब अगर हमारा लेयर 1 के बाद अगर लेयर 2 के टास्क को हम डिफाइन करें, तो लेयर 2 के क्या टास्क है कि जो भी सेंसर ये जो डेटा दे रहे हैं चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग, उसको हमारा जो लेयर 2 है जो प्रोसेसिंग हार्डवेयर लेयर है, ठीक है, वो उसको रीड कर पाए, स्टोर कर पाए, और साथ ही साथ जो है उसके एक्चुएटर को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। मतलब हमारा एक ऐसा हार्डवेयर होना चाहिए जो टेम्परेचर सेंसर से इंफॉर्मेशन रीड करे कितना टेम्परेचर है, ठीक है, फोटो रजिस्टर से इंफॉर्मेशन रीड करे कि भाई कितना लाइट इंटेंसिटी है, अपना स्विच को डिटेक्ट करे कि बटन प्रेस है या अनप्रेस्ड है, टिल्ट सेंसर को डिटेक्ट करे कि टिल्ट सेंसर टिल्टेड है या नॉर्मल स्ट्रेट वे में है। सिमिलरली हमारा जो प्रोसेसिंग लेयर है वो किसी मोटर को चालू बंद कर सके, एलईडी को चालू बंद कर सके, एलईडी की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सके, मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सके, एंड सो ऑन।
तो इस तरीके से सारे काम जो है वो मेरा प्रोसेसिंग हार्डवेयर करना चाहिए। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेसिंग हार्डवेयर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम्पल अगर हम बोले प्रोसेसिंग हार्डवेयर के, तो वो ऑर्डिनो हो सकता है जो हम आज देखेंगे, रास्पबेरी पाई हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, इवन आपका लैपटॉप भी एक प्रोसेसिंग हार्डवेयर हो सकता है। बट यूजुअली हम लो कॉस्ट हार्डवेयर यूज करते हैं आईओटी डिवाइसेस में, क्योंकि आईओटी डिवाइस बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर इतने सारे आईओटी डिवाइस होंगे तो हम इतने सारे लैपटॉप और मोबाइल फोन यूज करेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो आईओटी डिवाइसेस है वो छोटे साइज के होते हैं, तो छोटे साइज होने की वजह से हम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमें साइज कंस्ट्रेंट को भी फुलफिल करना होता है। तो ऐसे क्या फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप का प्रोसेसिंग हार्डवेयर यूज करना है हमारे लेयर 2 में। तो कॉस्ट, हम ये देखते हैं कि क्या कॉस्ट है, कि कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है, वो हम देखते हैं। पावर रिक्वायरमेंट, अगर जैसे आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में सबसे बड़ी जो कंस्ट्रेंट होती है वो ये है कि वो बैटरी पे चलता है। हम उसमें इतने सारे चीजें चला रहे हैं, तो हमारा बैटरी जो बैकअप है कम से कम 1 दिन का तो होना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट एक कंसर्न हो जाता है। तो इस तरीके से मोबाइल फोन जैसे डिवाइसेस में जो है हम जो प्रोसेसर यूज करते हैं वो बहुत अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर जो है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर ज्यादा पावर खाते हैं, जबकि हमारा मोबाइल फोन जो है उसमें इतनी बैटरी नहीं होती कि वो इतना पावर प्रोवाइड कर सके। तो हमें उस हिसाब से प्रोसेसर यूज करने होते हैं। ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, कई प्रोसेसर जो हैं वो कितने आसानी से मिल जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो ऑब्सोलीट हो रहे हैं, उन सारी चीजों को भी देखना होता है। और कितना रिलायबल और रोबस्ट है, अलग अलग कंडीशंस में ये किस तरीके से काम करते हैं वो भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोबाइल फोन जैसे हमारा एग्जाम्पल है, तो मोबाइल फोन हम जानते हैं कई बार हैंग हो जाते हैं, हमें उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारे फीचर्स जो है, तो हमारे मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड वगैरह या उसके हमारी एप्लीकेशन है वो इतने रिलायबल नहीं है। बट ह्यूमंस चूंकि उसको ह्यूमन यूज कर रहे हैं, तो ह्यूमन वो सारी प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देते हैं। बट वही मोबाइल फोन अगर हमने आईओटी डिवाइस में यूज किया जिसको कोई ह्यूमन यूज नहीं कर रहा है और वो हैंग हो गया, तो हमारा आईओटी डिवाइस जो है वो काम नहीं करेगा। तो हमें इस टाइप के डिवाइसेस, इस टाइप के हार्डवेयर की जरूरत है जो कि रिलायबल हो, एक बार आपने उसको चालू कर दिया तो चलता रहे, उसमें हैंग जैसी प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम लेयर 2 को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेसिंग हार्डवेयर लेयर। तो जो प्रोसेसिंग हार्डवेयर लेयर जो है ये सेंसर से अपना डेटा कलेक्ट कर सकता है और एक्चुएटर को कंट्रोल करता है। तो ये जो लेयर है ये इस डेटा को, जो इस डेटा ने कलेक्ट किया है, इसको कनेक्टिविटी लेयर पे पास ऑन करता है। तो कनेक्टिविटी लेयर वो लेयर है जो बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है। तो मेरा जो प्रोसेसर है वो इस कनेक्टिविटी लेयर को डेटा पास ऑन करता है और कनेक्टिविटी लेयर फाइनली इसको इंटरनेट पे भेज देती है। मोस्ट केसेस में जो है लेयर जो है वो पावर एम्बेडेड सिस्टम से, लो पावर एम्बेडेड सिस्टम से बना होता है। तो जो हार्डवेयर लेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आईओटी डिवाइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि आईओटी डिवाइस स्मॉल साइज के होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं और लो पावर पे चलते हैं। तो ये सारे फीचर्स की वजह से मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे जो हाई एंड प्रोसेसर है, जो बहुत सारा और एडवांस काम तो कर सकते हैं लेकिन कॉस्टली भी होते हैं और बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन भी करते हैं, यूजुअली ऐसे चीजों, ऐसे हार्डवेयर को हम आईओटी में यूज नहीं करते। आईओटी में यूजुअली ऑर्डिनो, रास्पबेरी पाई, इस टाइप के छोटे और लो पावर हार्डवेयर को ही हम यूज करते हैं। हमें लेयर 2 से क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम डिजिटल इनपुट को, अपना जो सेंसर है वो दो तरीके से हमने देखे थे, एक डिजिटल सेंसर थे और एनालॉग सेंसर थे। तो हमारा हार्डवेयर ऐसा होना चाहिए जो इन डिजिटल सेंसर से डिजिटल इनपुट रीड कर सके। हमारे पास हार्डवेयर एक ऐसा होना चाहिए जो एनालॉग इनपुट से एनालॉग सेंसर से एनालॉग इनपुट को रीड कर सके। और भी कुछ अदर टाइप के सेंसर्स भी होते हैं जो हम इस सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 डेज काफी कम होते हैं। थोड़े एडवांस लेवल के सेंसर होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। तो ये स्मार्ट सेंसर्स भी इनको कहा जाता है, इस टाइप के सेंसर्स को, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ छोटा मोटा एक प्रोसेसर लगा होता है। तो ज्यादातर चीजें ये खुद ब खुद हैंडल करते हैं, बस मेन इंस्ट्रक्शंस हमको देना होता है। तो इस टाइप के जो अदर सेंसर्स हैं वो यूआर्ट, एसपीआई, I2C इस टाइप के प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं।
साथ ही साथ हमारा जो लेयर 2 है वो डिजिटल आउटपुट को कंट्रोल कर सके और अपना जो एनालॉग एक्चुएटर है उसको कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए एक पीडब्ल्यूएम कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे। तो ऐसा हार्डवेयर जो ये सारे फीचर सपोर्ट करता हो, ऐसा कोई भी हार्डवेयर जो ये सारे फीचर सपोर्ट करता हो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो चाहे वो ऑर्डिनो हो, रास्पबेरी पाई हो, बीगल बोर्ड हो, या हायर लेवल हार्डवेयर हो जैसे क्वालकॉम है या कोई माइक्रो कंट्रोलर है, एटमेगा एयरटेल है, तो कोई भी हार्डवेयर जो इन सारे फीचर सपोर्ट करता है वो हम अपने हार्डवेयर प्रोसेसिंग लेयर में यूज कर सकते हैं। तो जो पॉपुलर हार्डवेयर है उसको हम ब्रीफली यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनो और रास्पबेरी पाई जो है वो पॉपुलर हार्डवेयर है। तो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर देता हूँ, पाई में ई नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनो को देखते हैं। तो ऑर्डिनो जो है, ऑर्डिनो एक्चुअली एक कॉमन नाम है जो बहुत सारे बोर्ड्स को बोला जाता है। तो ऑर्डिनो में एक बोर्ड नहीं होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं। जो सबसे पॉपुलर सबसे कॉमन बोर्ड जो है वो ऑर्डिनो उनो है। बट अगर आप ऑर्डिनो उनो पे प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं तो ऑर्डिनो मेगा, ऑर्डिनो लिली, ऑर्डिनो नैनो, इस टाइप के अलग अलग बोर्ड्स पे भी इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये ऑर्डिनो प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छी बात ये है। तो ऑर्डिनो इतना पॉपुलर होने की वजह ये है कि ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग ईजी है, कॉमन प्लेटफॉर्म है, हार्डवेयर कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर के बारे में आपको जानकारी होने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक बोर्ड अगर आपके पास है और बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आप सीख जाते हैं तो आप बड़े आराम से जो है ऑर्डिनो को यूज कर सकते हैं। जस्ट आपके अगर कोई क्वेश्चन तो मैं चेक कर लेता हूँ। या तो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑर्डिनो उनो बोर्ड दिखता है, काफी लोगों ने इस ऑर्डिनो उनो बोर्ड को यूज भी किया होगा, देखा भी होगा। आगे बढ़ते हैं। सो रास्पबेरी पाई जो बोर्ड है वो काफी एडवांस है ऑर्डिनो उनो से और कॉस्टली भी है। तो ऑर्डिनो उनो जो है यूजुअली मार्केट में आपको 450 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा ऑर्डिनो उनो। ऑर्डिनो नैनो और भी सस्ता होता है, जो ऑर्डिनो उनो के लगभग सारे फीचर उसमें होते हैं और वो लो कॉस्ट होता है, 250 से 300 के अराउंड शायद उसकी प्राइस होती है। बट हम अभी कंपैरिजन करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हम ऑर्डिनो उनो में कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो रास्पबेरी पाई जो है एक तरीके से एक छोटा कंप्यूटर है, एक छोटा बोर्ड है, लेकिन कंप्यूटर के लगभग सारे फीचर्स उसके अंदर होते हैं। तो ये जो है एक इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है। रास्पबेरी पाई इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स डेवलप्ड इन यूनाइटेड किंगडम बाय रास्पबेरी पाई फाउंडेशन टू प्रमोट द टीचिंग ऑफ बेसिक कंप्यूटर साइंस इन स्कूल्स एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो रास्पबेरी पाई को जो है ऐसे इस पर्पज से डेवलप किया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पे स्कूल लेवल पे भी लोग कंप्यूटर जैसे ही फीचर्स को यूज कर सकें। इस कॉन्सेप्ट से इसको डेवलप किया गया। हाउएवर रास्पबेरी पाई डेवलप होने के बाद जैसे लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया तो लोगों ने इसकी पावर को पहचाना, और चूंकि ये ओपन सोर्स है तो लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग प्रोग्रामिंग भी ऐड कर ली। तो ये आज स्कूल्स में भी स्कूल्स में तो इतना ज्यादा यूज होता है कि नहीं उसकी जानकारी मुझे कम है, लेकिन हॉबीस्ट और एक्सपेरिमेंट लेवल पे और इवन इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो जब अगर हम दोनों ही इन बोर्ड को कंपेयर करें, ठीक है, तो ये कंपैरिजन मैं इन बोर्ड को नहीं कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन इस तरीके से इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी जब हार्डवेयर लेवल पे काम करें तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा हार्डवेयर अच्छा है, कौन सा खराब है और कैसे क्या आप उसको कंपैरिजन करें। राइट, इस पर्पज से मैं यहाँ पे स्लाइड्स मैंने ऐड की हुई है। ऑर्डिनो और रास्पबेरी पाई को अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्डिनो लो कॉस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं 450 का आता है। रास्पबेरी पाई जो है लगभग 2500 से मिनिमम स्टार्टिंग है, 3500, 4500, और अभी रास्पबेरी पाई 4 जो आया है विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रास्पबेरी पाई, वो 7,500 और 8,000 का भी आ रहा है। तो अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग प्राइसिंग है। तो ऑब्वियसली ऑर्डिनो सस्ता है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों को कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो ऑर्डिनो इज द विनर हियर। ऑर्डिनो की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम होती है। ऑर्डिनो मेगाहर्ट्ज, उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 16 मेगाहर्ट्ज। एज ए इंजीनियर एटलीस्ट आपको मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज इसके बारे में पता होना चाहिए। तो किलोहर्ट्ज जो होते हैं दैट इसका मतलब होता है 10 टू पावर 3, किलो मींस 10 टू पावर 3, मेगा मींस 10 टू पावर 6, गीगा मींस 10 टू पावर 9, टेरा मींस 10 टू पावर 12, राइट। तो
इस तरीके से ये सारे मेगाहर्ट्ज होते हैं। तो आपका जो कंप्यूटर है जो 1 गीगाहर्ट्ज या 2 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, इसका मतलब वो 1 सेकंड के अंदर 10⁹ ऑपरेशंस कर सकता है। तो ऑर्डिनो जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, मतलब 16 इंटू 10⁻, आपका 10⁻6 ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकता है, जबकि रास्पबेरी पाई जो है वो 200 से 500 और 1 गीगाहर्ट्ज तक भी अवेलेबल है अलग अलग बोर्ड्स के हिसाब से। तो ये काफी फास्ट है कंपेयर टू ऑर्डिनो। तो यहाँ पे रास्पबेरी पाई आपका विनर हुआ। ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग रास्पबेरी पाई से काफी सिंपल है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनो जो है वो C++ एनवायरनमेंट से इंस्पायर्ड है, उसको भी इन्होंने काफी इजी कर लिया है। एग्जैक्टली C++ प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती आपको, काफी सिंपल इंटरफेस है C++ का। जबकि रास्पबेरी पाई जो है उसमें पहले आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे CD, LS, फिर पाइथन जैसे लैंग्वेजेस में आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। C++ भी ये सपोर्ट करता है लेकिन कम होती हैं इसमें, पाइथन थोड़ा इजी भी करता है, तो इसलिए पाइथन में हमें करनी पड़ती है। तो इसलिए रास्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे ऑर्डिनो विनर हुआ। आपका ऑर्डिनो जो है वो मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्या है, आपका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर आप अभी ये अगर मोबाइल फोन से अटेंड कर रहे हैं तो आप ये लेक्चर भी देख पा रहे हैं, आप जो है क्या कहते हैं टिंकरकैड या गूगल क्रोम पे भी अपने एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहे हैं, आपका व्हाट्सएप भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें आपकी चल रही हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसेस, एक से ज्यादा प्रोग्राम आप रन करा सकते हैं, लेकिन ये मल्टीटास्किंग जो है ऑर्डिनो में नहीं है। तो ऑर्डिनो हम सिंपल और बेसिक ऑपरेशंस के लिए ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे विनर आपका रास्पबेरी पाई हुआ। ऑर्डिनो में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। मल्टीटास्किंग जो है वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही आपके रास्पबेरी पाई में भी एक नूप्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इंस्टॉल रहता है। तो उसके बिना जो है आप जो है मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। आपका कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में हैंग होने वाली सिचुएशंस भी आती है, क्रैश होने वाला प्रॉब्लम भी आता है। तो डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। तो अगर आप बहुत हायर एंड जैसे इमेज प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, कैमरा कनेक्ट करके फेस डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, बॉल ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप ऑर्डिनो जैसे प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग काफी एडवांस होता है, काफी प्रोसेसिंग इंटेंसिव होता है, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। ऑर्डिनो उनो जो है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है अब पावर कंजम्पशन। तो ऑर्डिनो जो है उसका पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। तो अगर आपका हार्डवेयर किसी रिमोट लोकेशन में आप यूज कर रहे हैं जहाँ पावर कंस्ट्रेंट है और इसका बहुत ज्यादा एडवांस फीचर की आपको जरूरत नहीं है, तो आप ऑर्डिनो ही प्रेफर करेंगे। रास्पबेरी पाई जो है ऑल्दो इसके फीचर्स बहुत एडवांस है, पैरेलल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग जैसी सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन ये पावर कंजम्पशन इसका काफी ज्यादा है। इस वजह से कई एप्लीकेशन में रास्पबेरी पाई रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डिनो आपका विनर हुआ। ऑर्डिनो में इनबिल्ट बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स नहीं है, जैसे वाईफाई, यूएसबी, इस टाइप की फीचर्स अगर आपको चाहिए तो इसमें एक्स्ट्रा शील्ड लगानी पड़ती है, जबकि रास्पबेरी पाई में ये इनबिल्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे रास्पबेरी पाई विनर हुआ। इन जनरल रिलायबल ऑपरेशन नेवर हैंग्स और क्रैश अनलेस देयर इज अ कोडिंग एरर। तो जनरली अगर आपके कोड में कोई गलती नहीं है तो आपका ऑर्डिनो कभी हैंग या क्रैश नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल मेथड से काम करता है। सो क्रैश या हैंग होना बेसिकली क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो ऐसे रिसोर्सेस मांग रहा है जो आपके हार्डवेयर के पास अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्डवेयर फेल हुआ, बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर फेल होता है, इस वजह से आपका जो सिस्टम है वो हैंग करता है। ऑर्डिनो बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, तो इसमें क्रैश और हैंग होने की समस्या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड अगर आप किसी भी एनवायरनमेंट में जाएंगे तो इसमें क्रैश होना, हैंग होना एक कॉमन फिनोमेना होता है, तो इसके साथ हमें डील करना पड़ता है। तो ऑर्डिनो पे यहाँ पे विनर हुआ। ऑर्डिनो इमेज प्रोसेसिंग जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता, जबकि आपका रास्पबेरी पाई सपोर्ट करता है, तो रास्पबेरी पाई आपका यहाँ विनर हुआ। ऑर्डिनो जो है वो इसकी लैंग्वेज जो है C++ बेस्ड होती है, जो अभी भी बेसिक लेवल मानी जाती है, जबकि रास्पबेरी पाई एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन को सपोर्ट करता है।
तो यहाँ पे अगर कुछ लोग एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे RPy ज्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हर हार्डवेयर को हमें कंपेयर करना होता है अपने एप्लीकेशन के हिसाब से, और उस हिसाब से हम हार्डवेयर को सिलेक्ट करते हैं। तो हम आर्डिनो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आर्डिनो क्या है? आर्डिनो एक बहुत ही पॉपुलर इजी टू यूज प्रोग्रामेबल बोर्ड है, जिससे आप अपने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होता है जिसका जो अभी अब हम देखेंगे, और इसमें एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप बड़ी इजीली प्रोग्राम कर लेंगे। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा एनवायरनमेंट हमारे टिंकरकैड में है, तो टिंकरकैड में हम उसको भी करके देखेंगे। इट इज डिजाइन टू बी रियली इजी टू यूज विदाउट बीइंग एन एक्सपर्ट प्रोग्रामर। तो उसको इस तरीके से बनाया गया है कि एक अगर आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर नहीं भी हैं तो भी आप बड़े आराम से इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पता होने जरूरी है। अब ये जो बेसिक बोर्ड है इसमें और बहुत सारे फीचर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे शील्ड कॉन्सेप्ट की मदद से इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग शील्ड हम इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम एडवांस काम भी इसमें कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन वर्जन जो है आर्डिनो उनो है, जिसमें उनो शब्द का मतलब होता है वन। सो आर्डिनो का फर्स्ट जो बोर्ड था वो आर्डिनो उनो ही था। आर्डिनो उनो बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। हो सकता है काफी लोगों ने इसको यूज किया हो, जिन्होंने यूज नहीं किया है उनके लिए पहली बार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल पिन्स और एनालॉग पिन्स होती हैं। इसमें पिन नंबर 0 से लेकर पिन नंबर 13 तक डिजिटल पिन्स होती हैं। डिजिटल पिन का मतलब है हम इन पिन से डिजिटल सेंसर या डिजिटल एक्चुएटर दोनों में से कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट इसके अंदर है, एनालॉग आउटपुट नहीं होता। तो एनालॉग इनपुट का मतलब है इससे हम कोई भी एनालॉग सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर साथ साथ इसमें कुछ पावर सप्लाईज हैं। तो ये सारे सेक्शंस को हम देख लेते हैं। तो आर्डिनो उनो में जो है 14 डिजिटल पिन्स होती हैं, जिसको हम इनपुट आउटपुट की तरह यूज कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। 6 एनालॉग इनपुट्स होता है, मतलब 6 एनालॉग सेंसर्स को यूज कर सकते हैं। इन एनालॉग पिन्स अगर आप इनपुट में यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको डिजिटल इनपुट आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर PWM होता है, ADC होता है, UART होता है। तो ये सारी चीजें हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट मैंने जस्ट लिमिटेड फीचर्स ही यहाँ पे शेयर किए हैं। तो आर्डिनो बोर्ड के अलग अलग सेक्शंस को हम जरा समझ लेते हैं। इसमें दो तरीके से आप पावर सप्लाई दे सकते हैं। एक USB पोर्ट डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पावर सप्लाई आ जाएगा। और एक एक्सटर्नल पावर है, अगर आप एक्सटर्नल बैटरी से, एक्सटर्नल अडैप्टर से चलाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल पावर भी इसमें दे सकते हैं। अपने कोड को रिस्टार्ट करने के लिए आप रीसेट बटन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राउंड पिन्स हैं। ये जो सारी पिन्स है, पिन नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारी जो पिन्स हैं इनको हम डिजिटल पिन्स कहते हैं। और डिजिटल पिन्स जो हैं ये हम डिजिटल इनपुट आउटपुट में यूज कर सकते हैं। सिमिलरली A0, A1, A2, A3, A4, A5 जो है हमारी एनालॉग इनपुट पिन्स होती हैं। इसमें हमारे पास 3.3 वोल्ट सप्लाई अवेलेबल है, 5 वोल्ट सप्लाई अवेलेबल है, ग्राउंड अवेलेबल है और Vin अवेलेबल है। सारे वोल्टेजेस हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, वो एटमेल कंपनी का होता है। एटमेगा 328P उस आईसी का नाम है। तो ये सारे इसके फीचर्स हो गए, बेसिक फीचर्स। अब हम इसके प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट पे आ जाते हैं। तो जब भी हम किसी हार्डवेयर के साथ काम करते हैं तो हार्डवेयर में दो चीजें हमें करनी पड़ती है, एक सेटअप और दूसरा लूप। तो जो सेटअप होता है तो बेसिकली हार्डवेयर जो होता है उसमें हमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, इसमें डिजिटल इनपुट है, आउटपुट है, एनालॉग इनपुट है, UART है, I2C है, SPI है, बहुत सारे आपके फीचर्स हैं। तो हम हर बार सारे ये फीचर्स यूज नहीं करते। तो जब भी हम इनको फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। तो इन फीचर को एक्टिवेट करने को हम सेटिंग करना कह सकते हैं, कॉन्फ़िगर करना कह सकते हैं। तो जब भी हम हार्डवेयर को सेटअप करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग करना चाहते हैं, तो हम जो भी प्रोग्राम, जो भी कोड लिखेंगे, जो हम सेटिंग या सेटअप के लिए यूज करते हैं, हम सेटअप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, हमको LED ब्लिंकिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है पिन नंबर 13 पे, ठीक है। तो हम एक फंक्शन यूज करेंगे पिन मोड, जो हम आगे लिखेंगे, जो हम सेटअप में लिखेंगे। तो हम सेटअप में बताएंगे कि हम क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि पिन नंबर 13 जो है वो आउटपुट बन जाए, पिन नंबर 13 जो है वो आउटपुट बन जाए। सिमिलरली अब हमारा जो कोड है वो बार बार ब्लिंक होना चाहिए। तो जो बार बार हमें काम करना है वो हम लूप फंक्शन के अंदर उसको लिखते हैं। वंस अगेन, सेटअप वो फंक्शन है जिसमें हम अंदर हम वो सारे फंक्शंस लिखते हैं
जो सेटिंग हम हार्डवेयर की करना चाहते हैं उसके लिए सारे फंक्शंस हम यहाँ लिखते हैं। लूप वो फंक्शन है जिसके अंदर हम वो प्रोग्राम लिखते हैं जो हमें बार बार रन कराना हो, बार बार हमें जो कोड रन कराना हो वो हम लूप के अंदर लिखते हैं। लाइक एलईडी ब्लिंकिंग, हम नहीं चाहते कि एलईडी एक बार ऑन ऑफ हो जाए, हम चाहते हैं कि वो बार बार ब्लिंक करती रहे। तो ये अभी हमने देखा वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। तो मैं प्रोग्रामिंग के बहुत ज्यादा डिटेल बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्रोग्रामिंग की डिटेल में जाने के लिए हमें काफी समय देना पड़ेगा। ब्रॉड लेवल पे हम ये देखेंगे कि वॉइड सेटअप जो है एक फंक्शन होता है। तो सी या सी प्लस प्लस में फंक्शन एक ऐसा नाम है जो हम सेटअप प्रोग्राम को कहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट हम एक नाम दे दें तो उसको हम सेटअप, उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो सेटअप एक फंक्शन है, लूप भी एक फंक्शन है। तो सेटअप के अंदर जो है हम सारी सेटिंग्स करते हैं, लूप के अंदर जो है हम सारे वो कोड लिखते हैं जो हमें बार बार रन कराना है। ओके तो जो पहला फंक्शन हम जो सीखेंगे आज वो है पिन मोड फंक्शन। ठीक है, तो पिन मोड फंक्शन में एम कैपिटल होता है, पी स्मॉल, बाकी सारी चीजें, बाकी सारे लेटर स्मॉल होते हैं। इसमें दो इनपुट होते हैं और इनपुट हम स्मॉल ब्रैकेट से ही देंगे, पिन और मोड। तो यहाँ इस फंक्शन से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाली जो पिन है वो आप किसी भी हम पिन को सिलेक्ट करते हैं उसको हम या तो इनपुट मोड में लाते हैं या तो आउटपुट मोड में लाते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पिन मोड 0 को, जो आपकी 0 पिन है, हम उसको इनपुट मोड में लाना चाहते हैं और पिन नंबर 13 जो है उसको हम आउटपुट मोड में लाना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आर्डिनो में पिन नंबर 0 से लेकर पिन नंबर 13 तक होता है, मतलब इसमें टोटल 14 पिन्स होती है, 14 डिजिटल पिन्स होती है। तो या तो हम उसको इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं या तो आउटपुट की तरह। अगर हम उसको इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं तो हम सेंसर से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हम उसको आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं तो हम इसको एक्चुएटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिन मोड 13 आउटपुट का मतलब है पिन नंबर 13 को हमें आउटपुट में बनाना है और ये एक सेटअप फंक्शन है क्योंकि हमें इस पिन को सेटिंग करनी है, हमें डिसाइड करना है कि पिन नंबर 13 को हमें आउटपुट मोड में लाना है, जिसलिए हम इस फंक्शन को सेटअप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। सेकंड जो है, जो फंक्शन हम देखेंगे वो है हमें एलईडी को ब्लिंक कराना है। तो एलईडी को हमें ऑन ऑफ भेजना है। पिन मोड से हम ये डिसाइड करते हैं कि पिन नंबर 13 को हम आउटपुट मोड में रखें या इनपुट मोड में रखें। डिजिटल राइट जो फंक्शन है वो ये डिसाइड करता है कि पिन, जो भी आपने पिन यूज की है वो हाई होगी या लो होगी, 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो डिजिटल राइट में भी जो W है वो कैपिटल है, इनपुट में आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, पिन में आप पिन यूज करेंगे और वैल्यू में आप वैल्यू देंगे। तो फॉर एग्जांपल डिजिटल राइट 13,0 का मतलब है पिन नंबर 13 पे आप 0 आउटपुट देना चाहते हैं, और डिजिटल राइट 13, लो का मतलब है पिन नंबर 13 पे आप लो आउटपुट देना चाहते हैं जो 0 के बराबर ही है। तो 0 और लो सेम है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि लो में सारे लेटर कैपिटल से हैं तो आपको सभी कैपिटल में ही देना है, LOW, और यहाँ पे अगर आप उसको 1 देना चाहते हैं तो HIGH। ठीक है, सिमिलरली लास्ट स्लाइड पे भी अगर आप इनपुट मोड में रखना चाहते हैं तो इनपुट में सारे लेटर आपको कैपिटल से लिखने हैं, और अगर आप उसको आउटपुट मोड में रखना चाहते हैं तो सारे लेटर आपको कैपिटल में लिखने यहाँ पे जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो हमने पिन मोड फंक्शन देखा और हमने डिजिटल राइट फंक्शन देखा। पिन मोड से हम पिन की डायरेक्शन सेट करते हैं, इनपुट या आउटपुट, और डिजिटल राइट से हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस पिन पे 0 देना है या 1 देना है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे अभी। तो एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम, एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम जो है उसमें हमने जैसे अभी डिस्कस किया, पिन मोड 13, आउटपुट को हमने आउटपुट मोड में रखा, और C++ या C लैंग्वेज है, हमें जब भी हमारा स्टेटमेंट खत्म होता है तो हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ये हमारे फंक्शन के एंड में हमें लगाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। तो इस लाइन से पिन नंबर 13 को हमने आउटपुट बनाया। डिजिटल राइट 13, हाई, फिर ये एक बार होने के बाद हम लूप में आ जाएंगे। डिजिटल राइट 13, हाई फंक्शन से हमने पिन नंबर 13 को हाई किया, मतलब पिन नंबर 13 पे हमने 1 दिया, 1 सेकंड का हमने यहाँ डिले दिया। तो डिले जो फंक्शन है वो हम यूज करते हैं डिले देने के लिए, वेट करने के लिए। तो ये डिले फंक्शन बाय डिफॉल्ट 1 मिलीसेकंड का वेट करता है। तो 1000 का मतलब है 1000 मिलीसेकंड वेट करेगा, मतलब 1 सेकंड वेट करेगा। तो हमने पिन नंबर 13 को डिजिटल राइट फंक्शन की मदद से हाई किया, 1 दिया, फिर 1000 मिलीसेकंड तक वेट किया, फिर हमने अगेन उस पिन नंबर 13 को लो किया और हमने 1000 मिलीसेकंड तक वेट किया। और चूंकि ये लूप बार बार चल रही है तो फिर से ये ऊपर जाएगा
और फिर से पिन नंबर 13 को हम हाई करेंगे, 1000 मिली सेकंड तक वेट करेंगे, फिर लो करेंगे, फिर 1000 मिली सेकंड तक वेट करेंगे। मतलब आप एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम बनाएंगे जो एक एक सेकंड में एलईडी को ऑन ऑफ करता रहेगा, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो अगेन हम इसका नाम चेंज करते हैं। टर्बो आर्डिनो एलईडी ब्लिंक। तो एलईडी ब्लिंक के लिए अगेन आपको जो है आप चाहे तो सीधा डायरेक्टली ऑर्डिनो में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार्टर्स है इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो हम डायरेक्ट ऑर्डिनो में जाएंगे। और जैसे आप ऑर्डिनो में जाएंगे तो आपको ऑर्डिनो में बहुत सारे रेडीमेड प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो हम ये वाला जो ब्लिंक वाला प्रोग्राम है उसको हम सिंपल यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ब्लिंक वाले प्रोग्राम में ऑलरेडी कुछ कनेक्शंस किए हुए हैं, तो उन कनेक्शंस को अपन देख लेते हैं। पिन नंबर 13 पे जो है हमने एक रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 220 ओम है। और इस रेजिस्टेंस से जो नेक्स्ट एंड है वो हमने एलईडी के कैथोड से कनेक्ट किया है। एलईडी का जो नेगेटिव है, सॉरी एलईडी के एनोड से कनेक्ट किया है। एलईडी का जो कैथोड है वो हमने यहाँ पे जो ग्राउंड अवेलेबल है उस ग्राउंड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी रेडीमेड कनेक्शन मिले। अब हम जो है इसके कोड में जाएंगे, ये वाला जो कोड ऑप्शन है उसमें हम जाएंगे। तो कोड पे जब हम क्लिक करेंगे तो कोड में आपको बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें 3 तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। तो ब्लॉक्स जो है वो स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि प्रोग्रामिंग उनके लिए नहीं होती है। बट एज ए इंजीनियरिंग लेवल में ब्लॉक्स को बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और हम टेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये आपका एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर, तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें पहले से ही एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम बना हुआ है। तो ऑर्डिनो में जब भी आप कोई भी ऑर्डिनो प्लेटफॉर्म टिंकरकैड में यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एलईडी ब्लिंक का प्रोग्राम उसमें बना मिलता है, आपको इसमें चेंजेस करने होते हैं, राइट। तो अभी हमें कोई चेंजेस नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। तो सिंपल जो है हम इसको जो है रन कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो एलईडी है वो आपकी जो है वो ब्लिंक कर रही है, राइट। तो हम इसमें इस कोड में छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, हम इस सिमुलेशन को स्टॉप करते हैं और अपना जो डिले है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, 500 मिलीसेकंड का कर देते हैं ताकि एलईडी थोड़ी जल्दी ब्लिंक हो, राइट। और ये एडिट करने के बाद हम स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं एलईडी जो है पहले से फास्ट हो गई है, पहले से ज्यादा ब्लिंक करने लग गई है। तो अगेन मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, सभी लोग कर लीजिए। जैसे ही आपका होता जाए तो आप ऑर्डिनो डन करके चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अहमद ने कर लिया है, one participant has done. अदिति का हो गया है, सौरभ का भी हो गया है। अमित आपको जो है कोड को हटा दीजिए। जब आप कोड पे हैं तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट में जाके ऑर्डिनो पे सिलेक्ट करना है। ऑर्डिनो सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ब्लिंक मिलेगा, राइट। इस तरीके से आपको करना। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7
8 लोगों ने कर लिया है। सभी लोग ऑर्डिनो की स्पेलिंग गलत टाइप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है चैट बॉक्स में सभी लोगों को ऑर्डिनो की करेक्ट स्पेलिंग बता देता हूँ। इट्स आर्डिनो, इटालियन वर्ड। इटली में जो इसके फाउंडर्स थे उन्होंने इटली में इसको स्टार्ट किया था, तो इसकी स्पेलिंग है आर्डिनो, इट्स नॉट ऑर्डिनो, ठीक है। और इसका साउंड भी आर्डिनो करते हैं। ओके, जिन्होंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया फिर से मत कीजिए, क्योंकि मैं काउंट करता हूँ, तो वापस करने की जरूरत नहीं है। 11 स्टूडेंट्स ने ही किया अभी तक, बाकी लोग क्या करना है फटाफट कीजिए। वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। ट्वेल्व स्टूडेंट्स। थर्टीन, सौरभ गुप्ता ने भी कर लिया है। फोर्टीन, मौसम ने भी कर लिया है। इक्कीस में से 14 लोगों ने किया है, बाकी 7 लोग क्या कर रहे हैं? Nikesh has also done 15. ओके, सो आई थिंक काफी लोग ने कर लिया, टाइम भी अपना हो गया है। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और क्योंकि एलईडी ब्लिंक हमारा सिंपल था, तो हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम अलग अलग एक्चुएटर्स इससे रन कराते हैं, ठीक है। अलग अलग जो एक्चुएटर्स होते हैं उनको हम यहाँ से इससे रन कराने के, ऑर्डिनो से रन कराने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग मोटर्स को हम रन कराते हैं। बल्ब हम एक बार चला के देखते हैं। एलईडी हमने देख लिया था। हम डीसी मोटर देख लेते हैं, वाइब्रेशन मोटर देख लेते हैं, और हम हॉबी मोटर भी देख लेते हैं। 4 मोटर जो है हम कनेक्ट करते हैं अपने ऑर्डिनो से, और उसकी प्रोग्रामिंग फिर हम देखेंगे। तो हम जब पिन नंबर 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट करते हैं, सबका नेगेटिव कॉमन कर लेते हैं पहले।
और इसको नेगेटिव से ग्राउंड से जोड़ देते हैं। सबको हम ब्लैक कलर दे देते हैं। जो वायर डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है सबको हम ब्लैक कलर दे देते हैं। अब हम एक एक करके सभी को अपने आउटपुट्स देते हैं। पिन नंबर 0 को वाइब्रेशन मोटर से हम कनेक्ट करते हैं। डीसी मोटर को हम पिन नंबर 1 से कनेक्ट करते हैं। बल्ब को हम पिन नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं और पिन नंबर 3 को हम अपनी हॉबी मोटर से कनेक्ट करते हैं। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शंस कर लिए। हम चाहे तो सभी वायर को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। तो इसको ऑरेंज दे देते हैं, इसको टर्किश दे देते हैं और इसको जो है हम पर्पल दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने सबको अलग अलग कलर्स भी दे दिए। अब हम जाएंगे इसकी प्रोग्रामिंग में। तो कोड में हम जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट जो है, अच्छा हमारा पुराना कोड ही इसमें रखा हुआ है। अब हमें थोड़े चेंजेस करने होंगे क्योंकि अब हम पिन नंबर 0, 1, 2, 3 यूज कर रहे हैं। इन सभी पिन से हम एक्चुएटर कंट्रोल कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। तो हम जो है इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 4 बार हमें करना पड़ेगा और 0 पिन को हमें आउटपुट बनाना है, 1 को आउटपुट बनाना है, 2 को आउटपुट बनाना है और 3 को हमें आउटपुट बनाना है। ये हमने आउटपुट बना लिया सबको। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक एक करके हर एक एक्चुएटर को 2-2 सेकंड के लिए ऑन करेंगे और फिर ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 0 को हाई किया, एक ही सेकंड नहीं 2-2 सेकंड लेते हैं, 2 सेकंड। फिर कुछ एक्चुएटर थोड़े स्लो हो सकते हैं, इस वजह से हमने 2-2 सेकंड ले लिया। तो सबसे पहले जो है वो आपकी एलईडी हो गई। तो ये जो कमेंट्स हैं ये मैं हटा देता हूं क्योंकि ये एलईडी के लिए है। जो डबल स्लैश होता है, डबल स्लैश के बाद आप जो भी लिखते हैं वो कमेंट होता है, मतलब वो कोड जो कंपाइलर है, जो माइक्रो कंट्रोलर उस लाइन को वो स्किप करता है, वो सिर्फ हमारे लिए है कुछ मैसेज देने के लिए। सबसे पहले आपका जो हम 2 सेकंड के लिए चलाएंगे वो है वाइब्रेशन मोटर। यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं वाइब्रेशन मोटर है ये। फिर से ही हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वाइब्रेशन मोटर, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट हमारा है डीसी मोटर। फिर है आपका बल्ब, और लास्ट है आपका हॉबी मोटर। डीसी मोटर 1 पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे हम 1 कर लेंगे। बल्ब आपके 2 पे कनेक्टेड है तो 2 कर लेंगे और हॉबी मोटर आपका 3 पे कनेक्टेड है तो उसको 3 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं एक एक करके सभी जल रहा है। वाइब्रेशन मोटर थोड़ा हल्के से जल रही है क्योंकि शायद उसको करंट कम मिल रहा होगा यहाँ से, और से इसको करंट कम अवेलेबल होगा, इससे थोड़ा सा धीमा चल रहा है, बाकी सब सही चल रहा है। तो ये कोड मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ।
मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया है आप सभी लोगों से। तो अगेन आई गिव यू 5 मिनट्स टू डू दिस एक्सपेरिमेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी को किसी भी समय अगर कोई डाउट आता है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो साहिल शुक्ला कह रहे हैं सर, वन पिन ऑफ Arduino कैन हैंडल 40 मिली एम्पीयर ऑफ मैक्सिमम करंट एंड टोटल आउटपुट करंट कैन बी 200 मिली एम्पीयर, देन हाउ कैन अ डीसी मोटर विल रन ऑन अ सिंगल पिन ऑफ Arduino? साहिल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि Arduino की जो पिन है वो बेसिकली केवल 40 मिली एम्पीयर सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ऐसी मोटर्स भी आती हैं जो कि क्या कहते हैं आपका 40 मिली एम्पीयर पे भी काम कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में आपकी जो हॉबी मोटर है वो फुल स्पीड पे नहीं चल पा रही है, ठीक है, क्योंकि Arduino जो है वो उतना करंट सपोर्ट नहीं करता। तो जो मोटर ज्यादा करंट सपोर्ट करती है उसके लिए एक हार्डवेयर यूज किया जाता है, इसको मोटर ड्राइवर कहते हैं। अगर इस वर्कशॉप में मोटर ड्राइवर हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप नेट पे इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा हैवी मोटर चलानी है Arduino से तो आप मोटर ड्राइवर की मदद से इसको चला सकते हैं। तो अहमद का हो गया है Arduino। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप बल्ब डन लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। Yes, side L293D is the most common motor driver used, और भी L295 करके भी है, और भी मोटर ड्राइवर्स आती हैं, and this is the most common. सिर्फ अहमद ने किया अभी तक, बाकी लोग भी करिए फटाफट। Sahil, yes, we can definitely use transistor instead of L293D अगर आपको मोटर की डायरेक्शन चेंज ना करनी हो तो, राइट। ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन ऑफ डिवाइस होते हैं, वो ड्यूल डायरेक्शन नहीं होते, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। L293D से एडवांटेज ये रहता है कि आप जो है उसको फॉरवर्ड रिवर्स दोनों मोड में चला सकते हैं। अगर आपको मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में नहीं चलाना है तो आप ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। तो आयुष कुमार ठाकुर ने भी कर लिया है, वेरी गुड आयुष। सौरभ चौलेसे हैज डन, शुभम कुमार हैज डन, मनीष साहू हैज डन। कितने लोग का हो गया है? अहमद 1, आयुष 2, सौरभ 3, शुभम 4, मनीष 5, साहिल 6, अमित 7, अदिति 8। 8 लोगों ने कर लिया इसको। राजकुमारी 9। राजकुमारी, आपको अपना नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम ऑलरेडी शो हो रहा है। तो टोटल 9 पार्टिसिपेंट्स ने कर लिया है, बाकी भी फटाफट कीजिए। अवधेश सैनी, आपने अभी तक एक बार भी मैसेज नहीं किया है। दीपक सिंह, आपका भी आज मैसेज नहीं आया है। दिवाकर शर्मा, आपका भी नहीं आया अभी तक मेरे ख्याल से। मेघा, आप भी आपने शायद अभी तक कोई मैसेज नहीं किया है। सौरभ गुप्ता, आपका भी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं है। शुभम कुमार, आप भी करिए। सुमेर सिंह, आपका भी कोई मैसेज नहीं है। तो सारे पार्टिसिपेंट्स कोशिश कीजिए सभी पार्टिसिपेट करें। सो दिवाकर शर्मा 10, मेघा 11। ओके, नेटवर्क इशू।
ओके, तो वेबिनार के लिए देखिए सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि वेबिनार के लिए नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज अच्छा नेटवर्क नेट आप यूज करें, कोशिश करें अगर वाईफाई अवेलेबल हो तो बेस्ट है, नहीं है तो एटलीस्ट अच्छा मोबाइल फोन इंटरनेट कनेक्शन यूज करें। इलेवन पार्टिसिपेंट्स हैव डन, अभी भी 11 लोगों ने नहीं किया। सो आई थिंक निकेश का भी हो गया, आपने काफी टाइम भी दे दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। So let's get out of this experiment. नेक्स्ट हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं हर बार इसको कराता हूँ क्योंकि काफी अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हम आरजीबी एलईडी को ब्लिंक अलग अलग मोड में ब्लिंक कराएंगे और उसके इफेक्ट्स देखेंगे। अगेन हमने दे दिया, और में हम चले गए, और मैं आप नीचे जाएंगे तो आपको ऑडियो मिल जाएगा। हमें एक आरजीबी एलईडी चाहिए और हम जो है एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे। So let's do the connections. रेड को हम 0 से कनेक्ट करते हैं, इसको कलर भी रेड दे देते हैं। ग्रीन को हम 1 से कनेक्ट करते हैं, और ब्लू को हम पिन नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं। वायर को भी कलर हम ब्लू दे देते हैं। और जो कैथोड पिन है उसको हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसको ब्लैक कलर देते हैं, और इसको हम कोई और कलर देते हैं क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी हमने यूज किया है, उसे ब्राउन दे देते हैं। और रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं 220 ओम, ताकि अच्छी ब्राइटनेस हमें मिले। 220 ओम, ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन किए। आरजीबी एलईडी के रेड पिन को हमने 0 से जोड़ा, ग्रीन पिन को 1 से जोड़ा, ब्लू पिन को 2 से जोड़ा, और जो कैथोड है उसको हमने रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड से जोड़ा। अब हम इसके प्रोग्राम में जाते हैं। अगेन ब्लॉक्स को हम हटाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा अपना काम आसान कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार याद रखना कि रेड कहाँ कनेक्टेड है, ग्रीन कहाँ कनेक्टेड है, ब्लू कहाँ कनेक्टेड है। इसके लिए हम इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। इसमें रेड का मतलब हो जाएगा 0, ग्रीन का मतलब हो जाएगा 1, और ब्लू का मतलब हो जाएगा, रेड का मतलब हो जाएगा 0, ग्रीन का मतलब हो जाएगा 1, और ब्लू का मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम रेड ग्रीन ब्लू वर्ड यूज करेंगे जो हमें समझने में ज्यादा आसान पड़ता है। 0 1 2 समझने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो हम चलिए इन सबको आउटपुट मोड में ले लेते हैं। थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो रेड ग्रीन ब्लू, हमने इसको आउटपुट ले लिया। तीनों को हमने आउटपुट मोड में ले आया। अब हम एक एक करके सबको ग्लो कराते हैं। पहले हम रेड को ग्लो कराएंगे और रेड को ऑफ करेंगे।
एक एक सेकेंड के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड एलईडी। ब्लू को करते हैं, हम ग्रीन को करते हैं। पहले ग्रीन ले लेते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि लाइन से आ रहा है इस वजह से। ग्रीन, ये ग्रीन में ध्यान रखिएगा स्मॉल लेटर यूज करना है, क्योंकि हमने स्मॉल लेटर में इसको डिफाइन किया हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखें, सभी लोग स्मॉल लेटर में इसको यूज करें। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। रेड ऑफ, ग्रीन ग्रीन ऑफ, ब्लू ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कोड रन कर रहा है। अब इसमें ये जो बार बार ऑफ हो रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा। हम चाह रहे हैं कि रेड के बाद ग्रीन आ जाए, ग्रीन के बाद ब्लू आ जाए, ब्लू के बाद फिर से रेड आ जाए, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो ये हम बड़े आराम से कर सकते हैं। बस ये जो रेड जब हम लो करते हैं, जब रेड को हम लो करते हैं, इसका जो हम डिले दे रहे हैं इसको हम हटा देंगे। उससे क्या होगा, जैसे ही रेड लो होगा उसके तुरंत बाद हमारा ग्रीन हाई हो रहा है, तो हमें लो के बाद एलईडी ऑफ नहीं मिलेगी। तो सभी जगह हम ये हटा देंगे। पहले इसको रन करके फिर से देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। तो आप देखिए रेड के बाद स्मूथली ग्रीन आया, फिर ब्लू आया, फिर रेड आया, फिर ग्रीन आया, फिर ब्लू आया, और ये जो है प्रोसेस चलता जा रहा है। ये काफी अच्छा लग रहा है हमें दिखने में। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को भी हम करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि आरजीबी एलईडी की खास बात जैसे आपने देखी थी, रेड ग्रीन ब्लू के अलावा भी हम बाकी कलर भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलें बाकी कलर को भी हम जनरेट करते हैं। तो रेड ग्रीन ब्लू के बाद जो है हम सियान मैजेंटा येलो को करते हैं। तो सियान इज स्काई ब्लू, तो सियान अगर हमें चालू करना है तो सियान के लिए हमें जो है सियान कलर बनता है ग्रीन और ब्लू के मिक्सचर से। सियान कलर जो बनता है वो ग्रीन और ब्लू के मिक्सचर से बनता है। तो हमें जो है ग्रीन कलर को लो करना है, मतलब ग्रीन कलर को हमें ऑफ रखना है, सॉरी रेड कलर को ऑफ रखना है, ग्रीन कलर को ऑन रखना है, और ब्लू कलर को ऑन रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेरा जो है मुझे सियान कलर दिखेगा। तो मैंने रेड को ऑफ रखा, ग्रीन को ऑन रखा, ब्लू को ऑन रखा और 1 सेकंड तक वेट किया। तो देखिए क्या हमें सियान कलर दिख रहा है। रेड ग्रीन ब्लू सियान। ठीक है, तो एंड में व्हाइट भी आ रहा है, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, उसको हम हटा देंगे। ओके, तो इस सियान हमारा आ गया। इस सियान के बाद हम मैजेंटा कलर लेंगे। मैजेंटा जो होता है पिंकिश कलर होता है, डार्क पिंक भी कह सकते हैं इसको हम। तो मैजेंटा कलर रेड और ब्लू के मिक्सचर से बनता है। तो रेड को हम जो है हाई करेंगे, ग्रीन को लो करेंगे और ब्लू को हाई रखेंगे। तो रेड और ब्लू जब एक साथ चालू होते हैं तो हमें पिंक मैजेंटा कलर मिलता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं मैजेंटा कलर कैसे दिख रहा है।
तो आप देख सकते हैं पिंक कलर आया आपका, ठीक है। और फाइनली येलो कलर, येलो कलर जो है वो रेड और ग्रीन के मिक्सचर से बनता है। रेड को हाई करेंगे, ग्रीन को हाई करेंगे और ब्लू को हम लो कर देंगे, तो हमें येलो कलर मिलेगा। देखते हैं येलो मिलता है क्या। ठीक है, ये हमें येलो मिल गया। एंड लास्ट इज व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर हमें तब मिलता है जब तीनों के तीनों एलईडी हमारे ऑन है। जब हम तीनों को हाई करेंगे तो हमें व्हाइट कलर मिलेगा और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो रिपीट होने के लिए मिक्सर ना हो तो एंड में जो है हमें सारे एलईडी को हम बंद कर देते हैं, सबको हम लो कर देंगे ताकि रिपीटेशन में हमें कुछ मिक्सचर कलर ना दिखाई दे। इसके बाद डिले देने की जरूरत नहीं है। फाइनली इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो एंड में व्हाइट थोड़ा सा व्हाइट जैसा नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा अलग रखा है व्हाइट को ताकि वो बैकग्राउंड में दिखाई दे। इस तरीके से सारे कलर जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अपन और एक छोटा सा चेंज करेंगे और वो है कि हम इसको फास्ट और स्लो करना चाहते हैं। ये ब्लिंकिंग जो 1 सेकंड के लिए हो रही है इसको हम थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, थोड़ा स्लो करना चाहते हैं, सो ऑन, इस तरीके से हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है, मुझे हर डिले में इसका डिले चेंज करना होगा। तो इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर एलईडी डिले एलईडी वेट ले लेते हैं इसको, इक्वल टू से 1000। और जहां जहां डिले है वहां पे सब जगह हम वेरिएबल दे देंगे एलईडी वेट। इससे अभी क्या होगा अपन देखेंगे। मैं सभी से ये कोड शेयर करूंगा तो अभी आप सिर्फ समझते जाएं, टाइप मत करें क्योंकि बहुत सारे चेंजेस मैंने किए। चेंजेस मैंने जानबूझ के किए ताकि आपको समझ में आए कि कोडिंग में भी हम कितनी सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, एलईडी वेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया और डिले में वो पास किया और एलईडी वेट की वैल्यू 1000 है। तो मेरे कोड में अभी हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी जिस स्पीड से चल रहे थे उसी स्पीड से चलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं एलईडी वेट को अगर 100 मिली सेकंड कर दूं, यहीं पे 100 वैल्यू कर दूं, तो सब जगह चेंज हो जाएगा, मुझे सब जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुझे एक एडवांटेज मिलेगा अगर मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूं तो अलग से। तो आप देखें अगर मैं 100 करता हूं तो मुझे क्या इफेक्ट मिलता है, देखिए जरा। ये देखिए आपको अलग अलग कलर चेंज हो रहा है। ये थोड़ा मुझे ज्यादा फास्ट लग रहा है तो मैं इसको और थोड़ा स्लो करता हूं, तो मैं 200 मिली सेकंड ले लेता हूं। अब आप देखिए, तो मुझे सिर्फ एक जगह चेंज करना है और मेरा जो कोड है वो सब जगह चेंज हो जाएगा। राइट, तो सभी लोग एक्सपेरिमेंट तो कर लीजिए। मैं चैट बॉक्स में कोड शेयर करता हूँ।
I can give you 5 minutes to do this experiment. फटाफट कर लीजिए. और जैसे ही आपका हो जाए तो RGB डन करके चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. RGB डन. अहमद ने फिर से सबसे पहले कर लिया. आई थिंक मुझे याद है लास्ट टाइम भी सबसे पहले मैंने किया था. Saurabh has done. Ayush has done. 3 participants have done. आप ये डिले भी चेंज कर करके देखिए कैसे इफेक्ट्स आते हैं. अदिति हैज डन. 4 participants. Aniket 5. Megha 6. Manish 7. Deepak 7. Manish 8. Amit 9. Rajkumari 10. Nikesh 11. Very good. सब लोग जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं. वेरी गुड. दिवाकर 12. अभिषेक 13. शुभम 14. साहिल 15. ओके, सो 15 पार्टिसिपेंट्स ने हम कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, और हमारा टाइम हो गया लेकिन 10 मिनट अपन ले लेते हैं और इसको आज ही स्टार्ट कर देते हैं, फिर कल इसको कैसे रिवाइज कर लेंगे एक बार. नेक्स्ट है डिजिटल इनपुट. अगर हमें डिजिटल इनपुट रीड करना है तो हम कैसे क्या रीड करेंगे, राइट. तो डिजिटल इनपुट रीड करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो है डिजिटल रीड. ठीक है. तो आर्डिनो उनो में 0 से 13 पिन और A0 A5 पिन सभी को आप डिजिटल इनपुट मोड में यूज कर सकते हैं, और डिजिटल इनपुट को हम डिजिटल रीड फंक्शन की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने पिन नंबर 0 को डिजिटल इनपुट बनाया और पिन नंबर 0 पे आपने 5 वोल्ट दिया, तो डिजिटल रीड फंक्शन जो है
पिन में अगर आपने 0 दिया है तो ये आपको वैल्यू 1 देगा। अगर आपने पिन नंबर 0 पे 0 वोल्ट दिया है तो ये वाली जो पिन है ये वाला फंक्शन आपको 0 रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन की मदद से प्रोग्रामिंग में हमें पता चल जाता है कि हमारे किसी भी पिन पे 0 आया है या 1 आया है। तो इसका फॉर्मेट है वैल्यू इज इक्वल टू डिटेल रीड ब्रैकेट के अंदर पिन। तो पिन में जो भी वैल्यू है वो आप देना है, जो पिन है वो देना है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू डिटेल रीड 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पिन नंबर 2 पे हम डेटा रीड कर रहे हैं। अगर पिन नंबर 2 पे 5 वोल्ट दिया गया होगा तो x पे आपको 1 मिलेगा, अगर पिन नंबर 2 पे 0 वोल्ट दिया होगा तो x पे आपको 0 मिलेगा। तो इस तरीके से डिटेल रीड फंक्शन हमारा यूज होता है। तो डिटेल रीड का एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाते हैं और फिर आज यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक टिल्ट सेंसर यूज कर रहे हैं, और टिल्ट सेंसर जो है वो अगर टिल्टेड है तो हम एक एलईडी ग्लो कर देंगे, पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड है। और अगर टिल्ट सेंसर जो है टिल्टेड नहीं है तो जो है हम पिन नंबर 13 को लो करेंगे। तो अपनी प्रोग्रामिंग हम देखें, पिन नंबर 2 पे हमने एक टिल्ट सेंसर लगाया है, तो उसको हमें इनपुट मोड में लेना है। तो पिन मोड 2 इनपुट हमने लिया। पिन नंबर 13 पे हम एलईडी लगाएंगे। आर्डिनो उनो में इनबिल्ट एलईडी होती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पिन नंबर 13 पे होती है। तो टिंकरकैड में भी अवेलेबल है, तो अलग से एलईडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्किट आपका सिंपल हो जाएगा। तो पिन नंबर 13 पे हम एलईडी ग्लो करा रहे हैं, तो इसको हम आउटपुट बनाएंगे। फिर हम कोड में जाएंगे और इफ स्टेटमेंट की मदद से पूछेंगे कि मैं छोटा सा मिस्टेक है, डबल इक्वल टू आना चाहिए। हम पूछेंगे कि डिजिटल रीड, जिसमें डिजिटल रीड में आर कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा आर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। जिसमें हम पूछेंगे क्या पिन नंबर 2 पे 1 है क्या। डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो कंपेयर करता है, चेक करता है, जबकि सिंगल इक्वल टू वैल्यू जो है वो सिंगल इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो वैल्यू स्टोर करता है। जैसे आपने x इक्वल टू 2 लिखा, इसका मतलब है x में 2 वैल्यू स्टोर होगी। x डबल इक्वल टू 2 लिखा, इसका मतलब है क्या x में वैल्यू 2 है, वो चेक होगा। तो यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि डिटेल रीड 2 पिन पे क्या 1 आया है क्या। अगर 1 आया है मतलब आपका टिल्टेड है। तो अगर आपका टिल्टेड है तो हम पिन नंबर 13 पे हाई भेज देंगे, मतलब पिन नंबर 13 पे एलईडी हाई हो जाएगी। और अगर टिल्टेड नहीं है तो पिन नंबर 13 पे हम लो भेज देंगे, मतलब पिन नंबर 13 पे एलईडी जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो चलिए इस को हम करके देख लेते हैं। ओके, तो हम नया प्रोग्राम बनाते हैं। नाम इसका चेंज कर लेते हैं, आर्डिनो। और में हम जाते हैं, एक आर्डिनो बोर्ड लेते हैं। आर्डिनो बोर्ड के बाद हमें सिर्फ एक टिल्ट सेंसर चाहिए। ये हमारा टिल्ट सेंसर है। अगर टिल्ट सेंसर के साथ हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है तो हम एक रेजिस्टेंस और लगा देंगे। टिल्ट को हम रोटेट कर लेते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो ये रेजिस्टेंस हम 10 किलो ओम ले लेते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और टिल्ट सेंसर के एक टर्मिनल को मुझे 5 वोल्ट देना है, तो 5 वोल्ट यहाँ नीचे अवेलेबल है। तो हम पूरा ऐसे रोटेट करके जो है यहाँ 5 वोल्ट तक जाएंगे, क्योंकि कहीं और 5 वोल्ट प्रोवाइडेड नहीं है इस बोर्ड में, तो यहीं से लेना पड़ेगा। और दूसरा जो एंड है वो हम इसको दे देंगे। और पिन नंबर 3 हमने शायद कोड में यूज किया था, पिन नंबर 2 यूज किया था। पिन नंबर 2 को हम टिल्ट और इसके बीच में कनेक्ट करेंगे।
ये वाली वायर डायरेक्ट आपके नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसको ब्लैक दे देते हैं। ये वाली वायर डायरेक्ट आपके पॉजिटिव से कनेक्टेड, इसको रेड दे देते हैं। और बीच के वायर ना पॉजिटिव से कनेक्टेड है नेगेटिव से, उसको एज इट इज हम जो है ग्रीन रख देते हैं। अब हम इसके प्रोग्राम में चले जाते हैं, कोड में चले जाते हैं। अगेन ब्लॉक्स को हटा के हम टेक्स्ट में जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने पिन नंबर 2, पिन नंबर 13 को हम आउटपुट ही रखेंगे और पिन नंबर 2 को हमको इनपुट बनाना है, क्योंकि इस पे हमने टिल्ट सेंसर कनेक्ट किया है। तो वो सेम कोड हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, जो है इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। इफ डिजिटल रीड टू डबल इक्वल टू 1, अगर पिन नंबर 2 पे हमें 1 मिलता है तो हम जो है डिजिटल राइट करेंगे, पिन नंबर 13 को हाई कर देंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है हम एलईडी को लो रखेंगे। अब पिन नंबर 13 से हमने कोई एलईडी कनेक्ट नहीं की है, तो इसमें ये जो छोटी सी एलईडी एल जो दिख रहा है आपको ऑर्डिनो में, ये इनबिल्ट एलईडी होता है। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो ये वाली इनबिल्ट एलईडी हमारी ग्लो करेगी। तो चलिए देखते हैं इसको। कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? ओके, डिजिटल राइट मैंने स्पेलिंग गलत करी है। ठीक है, तो हम इसके सिमुलेशन में जाते हैं। अभी कोई टिल्ट नहीं है, ठीक है, तो मेरा एलईडी ऑफ होगा और जब मैं इधर टिल्ट कर दूंगा तो आप देख रहे हैं, देखिए छोटा सा एलईडी ऑन हो गया। दिख रहा है सभी लोगों को? ये छोटा सा जो एलईडी है वो ऑन हो गया। तो इसमें इनबिल्ट एलईडी ऑन हो गई अगर आपने टिल्ट किया है तो, और अगर हमने टिल्ट नहीं किया तो एलईडी आपकी ऑफ हो गई। ये हमारी ऑन, हमारी ऑफ। ठीक है, तो इसमें हमने डिजिटल रीड फंक्शन को यूज करना सीखा और इनपुट को कैसे हम कनेक्ट करते हैं ऑर्डिनो से, वो हमने सीखा। तो इसके लिए मैं अभी अगेन आपको 5 मिनट्स देता हूँ, फिर अपन अपने सेशन को क्लोज करते हैं। कोड में चैट बॉक्स में टाइप शेयर कर देता हूँ। जैसे सबका हो जाए प्लीज मुझे बता दीजिए। टिल्ट डन, टिल्ट डन। अगेन अहमद का हो गया, दिवाकर 2, आयुष 3, सौरभ 4, मनीष 5, अदिति 6, अनिकेत 7, राजकुमारी 8, मेघा 9, साहिल 10, दीपक 11, अमित 12, एटलीस्ट 15 पार्टिसिपेंट्स तो होने चाहिए।
13. Abhishek 14. Just waiting for one more participant. 14 लोग हो चुके हैं. 15th member. Waiting for 15th participant. Okay, so I think already हम 50 minutes overshoot हो चुके हैं. So for the last अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं या अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. So if there are any doubts, please go ahead and ask. Yes, साहिल, हमने 10 किलो को पुल डाउन के लिए यूज किया है. The reason for that is there are अगर हम सिर्फ टिल सेंसर यूज करेंगे तो फ्लोटिंग स्टेट आएगा, तो फ्लोटिंग स्टेट को अवॉइड करने के लिए हम 10 किलो को पुल डाउन मोड में यूज किया. Okay, so Amit is asking what is analog and digital pin working. So Amit, I told you previously जो सेंसर्स हुए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंसर्स दो तरीके से हो सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल. तो डिजिटल में 0 and 1 आपको मिलेगा, एनालॉग में यू विल गेट डिफरेंट वोल्टेजेस. तो जो डिजिटल पिन्स होती हैं उसमें आप डिजिटल इनपुट तो रीड कर सकते हो 0 and 1, 0 and 5 वोल्ट, लेकिन 2.3, 7, 1.3, 3.8 इस वोल्टेजेस को आप मेजर नहीं कर सकते. तो एनालॉग पिन्स जो है A0 से A5, वी यूज दोस पिन्स टू रीड एनालॉग इनपुट. तो वो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में देखने वाले हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो एज ए डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल पिन्स यही है कि एनालॉग पिन्स जो है उसमें हम एनालॉग सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि डिजिटल पिन्स में हम एनालॉग सेंसर्स को कनेक्ट नहीं कर सकते. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अमित. Okay, so any more questions? Okay, fine. So no questions, so we can close this session. I hand over to Nisha ma'am to close the session.